आहा आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, यह है बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है वरिष्ठ रंगकर्मी रहमान शाह, जिन्होंने थिएटर भी किया है, फिल्म भी किया है, एड फिल्म भी किया है। चलिए मिलाते हैं रहमान शाह जी से। नमस्कार रहमान शाह। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप थिएटर में किस समय रंगमंच में पधारे हैं? थिएटर में हम पहला प्ले मैंने करीब 96 में किया था। अच्छा। बांसुरी बजती रही, उस प्ले का नाम तो था। उसके डायरेक्टर कौन थे? उसके डायरेक्टर थे अपने रतन राठौर साहब। अच्छा। जिनको आप सब बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। उन्होंने भी कई फिल्म्स वगैरह भी की हैं। और उसके बाद आपका रंगमंच यात्रा शुरू हुई? जी, बस उसके बाद ही रंगमंच यात्रा शुरू हुई। हालांकि मुझे खुद से शौक नहीं था इस एक्टिंग फील्ड में आने का या रंगमंच का। देखा जाए तो रतन अंकल जो हैं वही हमको लेके आए, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस भी किया हमें। और उसके बाद वो प्ले करने के बाद मेरी इतनी एक्टिंग की तारीफ हुई, पेपर में बहुत ज्यादा तारीफ निकली, सीनियर एक्टर के आगे हमारी तारीफ। तो फिर हमारे अंदर वो जोश आया और शौक पैदा हुआ। फिर हमने खुद से इंटरेस्ट बना, तो और भी थिएटर किए, मतलब और भी संस्थाओं के साथ। फिर उसके बाद आप दर्पण में भी किया? जी, दर्पण में मैंने फिर काफी टाइम किया। दर्पण में कई डायरेक्टर्स, वैसे तो राकेश वर्मा जी हैं, वहाँ पे बहुत सीनियर हैं, सभी जानते हैं उन्हें। तो वो उन्होंने कई प्ले डायरेक्ट किए। उसके अलावा एनएसडी के भी दर्पण में आते रहते थे। तो उन्होंने किस डायरेक्टर के साथ थे आप काम? रवि शर्मा जी के साथ मैंने एनएसडी के उनके साथ किया। और सुनील सिन्हा जी हैं एनएसडी के, वो भी उनके साथ भी किया। रंजीत जी? हाँ, रंजीत कपूर जी का प्ले किया था? उनका द जनपद किस प्ले किया था? हाँ, वो किया। रवि शर्मा जी का पोस्टर किया। कई ऐसे प्ले किए कई दर्पण में। और दर्पण में क्या मतलब एक हमारी खुशकिस्मती कहिए या जो भी कहिए, गॉड गिफ्ट के मतलब पहले प्ले से ही जितने भी प्ले मैंने किए सभी में लीड ही रोल किया, चाहे वो दर्पण संस्था हो या कोई भी संस्था। तो राधेश्याम दीक्षित जी के साथ भी किया था? जी, राधेश्याम जी, उनके साथ किया। राधेश्याम दीक्षित जी के साथ भी मैंने कई प्ले किए। जैसे कि उनमें से काफी फेमस प्ले में से एक आषाढ़ का एक दिन है, उसमें कवि कालिदास का कैरेक्टर मैंने किया। और भी एक कॉमेडी प्ले था चंद्रमुखी। हाँ, तो उसमें टाइटल रोल चंद्रमुखी का मैंने किया था। लड़का लड़की दो? हाँ, लड़का लड़की वाला वो मैंने ही रोल किया। तो इस तरह से उसमें भी काफी प्ले किए मैंने। आनंद महल करके एक प्ले था, वो दीक्षित जी ने डायरेक्ट किया, वो किया। तो रंगमंच के साथ साथ आप फिल्मों में कब चले गए एकदम से? फिल्मों में ऐसा हुआ, मैंने जब शुरुआत में कई प्ले कर लिए और ये लगा, और सभी में लीड रोल कर रहा था, तारीफ भी बहुत हो रही थी। तो खुद को कभी मैं खुश फहमी या गलत फहमी में नहीं रहा कि मुझे हीरो बनना है या मुझे बॉम्ब बजा के फिल्मों में हीरो बनना, ऐसा नहीं। लोग मुझको वो करते रहे, पुश बैक करते रहे, वो हमें अप्रिशिएट करते रहे पीठ पीछे भी कि नहीं यार, तुम्हें जाना चाहिए, तुम वाकई में अच्छे एक्टर हो, ये वो। तो मुझे हिम्मत बढ़ती गई मेरी। तो वही करते करते मैंने लगा कि यहाँ मैंने काफी थिएटर कर लिया, अब इसके नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो मैं खुद से ही लखनऊ दूरदर्शन गया। वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं थी, मगर पता किया कि कौन डायरेक्टर है। हाँ, डायरेक्टर यहाँ शॉर्ट फिल्म या सीरियल वगैरह कौन डायरेक्ट करते हैं। उनसे मिला, इत्तेफाक से उनका भी एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, शॉर्ट फिल्म थी वो भी। उसमें भी उन्हें हीरो की जरूरत थी, इत्तेफाक से हम पहुंच गए, उसमें भी सेलेक्ट हो गए। फिर उसमें भी हीरो का कैरेक्टर था वो उसका नाम था एहसास। और वो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट उसका प्रोडक्शन हाउस था। लंदन बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट जो है लंदन का, अच्छा, उनका प्रोजेक्ट था। और वो लेप्रेसी पे था, मतलब ये जो सफेद दाग की बीमारियां। मगर वो उन्होंने एक लव स्टोरी बनाई थी, लव स्टोरी के थ्रू वो मैसेज देना था। हाँ, तो उसको दूरदर्शन प्रस्तुत किया हो? हाँ, वो कई बार अभी भी आती है, बहुत सालों से वो टेलीकास्ट हो रही है। रिपीट करते रहते जी।
तो उसके बाद बॉम्बे जाना हुआ आपको? नहीं, उसके बाद ही फिर वहां भी ऊपर वालों की सॉरी मतलब ऊपर वाले की वजह से मुझे हाँ रेमो करम था जो सबको बहुत अच्छा लगा। वहाँ के डायरेक्टर्स को भी हमारा काम पसंद आया। हाँ, तो वो फिर लखनऊ दूरदर्शन के बहुत सारे उसके बाद हमने प्रोजेक्ट किए। हर साल न्यू ईयर का भी जो प्रोग्राम होता था हाँ, तो उसमें हम ही करते थे। तो उसके बाद फिर हमने कहा अब नेक्स्ट स्टेप मुंबई जाना चाहिए। वहां भी लोगों ने यही बोला दूरदर्शन में, अब तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए। तो बॉम्बे किस सन पे चले गए आप? बॉम्बे हम गए थे फर्स्ट टाइम 2001 में गए थे शायद, 2001 हाँ 2001 में गए थे। लेकिन वहां पे मुश्किल से 9 महीने रहे होंगे, वो भी शॉर्ट पीरियड रहते थे, मतलब जैसे 2 महीने रहे फिर आ गए फिर गए फिर। और यहाँ से अपने हमारे घर से बड़ा प्रेशर हम पे पड़ रहा था। उनको ये लगता था कि भाई हाँ ये गए और जाते ही ये हीरो बन जाएंगे फिल्मों में या सीरियल में, और वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि वहां हमें कोई नहीं जानता था। वहां भी हमें ABCD फिर से पढ़नी थी शुरू से। तो वहां भी बहुत कोशिश करी हमने, तो 3 सीरियल किए। उसमें भी बालाजी का भी एक उस टाइम कुसुम सीरियल आता था हाँ, तो उसमें किया। उसके अलावा आशा की एक किरण सीरियल था ETV पे वो किया। और एक और सीरियल था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा माइथो सीरियल था, उसमें नारद मुनि का कैरेक्टर हाँ, तो वो मिला, वो किया। तो ये करने के बाद फिर इतना घर से वो हो गया कि नहीं आओ और यहाँ बिजनेस देखो, ये करो वो करो, तो फिर परेशान होकर वहां से वापस आ गए। फिर यही कानपुर में ही अपना बिजनेस देखने लगे। उसके बाद ये थिएटर फिर से शुरू कर दिया। दर्पण है, नाट्य भारती है, इन सब संस्थाओं से अपना करते रहे। तो वो फिर सिर्फ शौक ही रह गया फिर के चलो करते रहो। और एड फिल्म्स तो यहाँ मॉडलिंग भी एक्चुअली मैंने की हुई है थिएटर के साथ साथ। तो रैम शोज में भी मैं काफी पार्टिसिपेट किया हुआ है मैंने। मिस्टर कानपुर में भी रह चुका हूं मैं। तो ये सब करते करते मैंने एड फिल्म्स भी बहुत सारी की। तो फिर वापस आने पर भी थिएटर भी करता रहा और ये एड फिल्म्स भी मिलती रही, वो भी करते रहे। और लखनऊ दूरदर्शन क्योंकि पास था तो वहां का भी कोई प्रोजेक्ट होता था वो भी कर लेते थे। फिर ये काफी टाइम गुजरने के बाद दोबारा से फिर कुछ ऐसे हालात बने या परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि शायद ऊपर वाला फिर चाहता है कि अब मुंबई एक बार फिर जाओ। क्योंकि हाँ, तो यहाँ के बिजनेस भी धीरे धीरे कम होता चला गया, बंद होने लगा सब कुछ। और पापा भी नहीं रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो हमें लगा शायद हम फिर से अब जाना चाहिए। तो दोबारा फिर मैंने जाना शुरू किया। फिर दोबारा में मैंने करीब 35-36 सीरियल्स, जो काफी उनमें से वेल नोन सीरियल हैं, सभी जानते हैं, जैसे कि ये है मोहब्बतें स्टार प्लस का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और जमाई राजा, बालिका वधू, ससुराल सिमर का, और CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब बहुत सारे सीरियल, डेली सोप भी, और ये क्राइम वाले जो होते हैं क्राइम बेस्ड, वो सभी मैंने करीब 35-36 सीरियल किए। और उसी बीच मैंने फिल्म भी की, आशुतोष गोवारकर जी की मोहनजोदारो थी। मोहनजोदारो हाँ, उसमें ऋतिक रोशन और कबीर बेदी जैसे एक्टर थे साथ में मेरे। किया आपने। तो इस तरह से। और एक मुजफ्फर अली साहब की फिल्म जानिसार मैंने शायद लखनऊ में ज्यादा शूटिंग हुई थी। हाँ, उसकी शूट लखनऊ में ही हुआ था। हाँ, और वो जहाँ के रहने वाले हैं कोटवारा, वहाँ शूटिंग हुई थी। हाँ, वहाँ उनका अपना महल है पूरा, बड़ा महल है। तो उमराव जान की भी एक्चुअली उन्होंने वहाँ शूटिंग की थी, और इसकी भी कुछ पोर्शन वहीं पे ही शूट किया उन्होंने अपने महल में। अच्छा, बॉम्बे में शायद आपकी बहन रहती, कोई रहता? जी, बॉम्बे में मेरी सिस्टर रहती है जी। पहले नहीं थी, बाद में शादी होके गई होगी तब? नहीं, वो मेरे बॉम्बे जाने से पहले से ही शादी हो चुकी थी, तब से ही है वो। तो बहुत पहले से है मेरी, काफी मुझसे बड़ी। वही था कि नहीं आपने अपना पर्सनल जगह कर ली? नहीं, पहले जब शुरुआत में जाता था तब उनके यहाँ रुकता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता है सिस्टर के यहाँ, तो अपना अलग जी। तो अभी आप इस समय क्या कर रहे हैं? अभी तो मैंने कई फिल्म्स के अभी ऑफर थे मुझे, सेकंड लीड, किसी में लीड ऐसे करके थे, मगर अभी ये कोरोना की वजह से जो है मार्च में ही स्टार्ट होना था, वो पोस्टपोन हो गया। अब देखिए। तो आपको थिएटर और फिल्म में कौन सी विधा आपको ज्यादा अच्छी लगती है कि यार ये करें तो हमें और आगे अच्छा लगे, मन को सुकून मिलेगा? देखिए, तीनों चीजें, थिएटर या टीवी सीरियल्स या फिल्म, ये तीनों अपने किसी भी एक्टर को अलग अलग तरह से सुकून देते हैं। थिएटर में दूसरी तरह का सुकून है, फिल्म में एक अलग दूसरी तरह का सेटिस्फेक्शन हम कह सकते हैं, और सीरियल में कुछ है, उसके हर एक का अलग अलग एंगल है। मान लीजिए थिएटर है,
अगर टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ। थिएटर में आप भी जानते हैं कि जैसे कानपुर जैसे शहर हैं, छोटे शहर, तो इनमें आर्टिस्ट कुछ कमा नहीं सकते। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है आपको आत्म पता। सुख है और सिर्फ आत्म सुख है। और मेरे ख्याल से तो पहले जमाने में मेरे जो गवर्नमेंट सर्विस में होते थे लोग, वो 5 बजे शाम को फ्री हो जाते फ्री हो जाते। थे। तो ये उनका एक बहुत ही वो था कि मतलब फ्री हो गया, कोई काम भी नहीं, तो ये एंटरटेनमेंट हो गया, मन की संतुष्टि भी हो गई, तो इसलिए थिएटर अपना करते थे। लेकिन जो इंसान की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या बिजनेस में है, तो 9-10 बजे उसको छुट्टी होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है थिएटर करना। मुंबई में तो एक बार को फिर भी थोड़ा बहुत पेमेंट मिल भी जाता है, लेकिन कानपुर या लखनऊ ऐसे शहरों में कुछ नहीं है, सिर्फ शौक ही है थिएटर और कुछ भी नहीं है, रंगमंच। तो इसलिए अगर जिसको आत्म संतुष्टि कहें कि हम सिर्फ अपनी आत्मा के संतुष्टि के लिए एक्टिंग करना चाहते हैं, तो थिएटर ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके सामने दर्शक होते हैं और आप जो भी कर रहे होते हैं उसका रिएक्शन आपको फौरन मिलता है। फौरन नहीं मिलता है तो थोड़ी देर बाद जब प्ले खत्म होता है तो उसके बाद रिएक्शन मिल जाता है कि आपने क्या किया। और हाँ, जी, तो हम ये चाहते हैं जैसे कि आप जो नया बच्चा अगर बॉम्बे जाना चाहे तो उसके लिए क्या है, आप बता सकते, क्या डायरेक्ट चला जाए या थिएटर सीख के जाए, इसके विषय में आप क्या बताएंगे? देखिए, नया कोई भी है तो उसे सीधे तो मुंबई नहीं जाना चाहिए, मेरी तो यही राय है। कुछ उसको थिएटर करना चाहिए, थिएटर तो जरूर करना चाहिए, या अगर थिएटर नहीं भी करता है तो कोई अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में उसको एक्टिंग सीखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बिना कुछ सीखे हुए आप वहां जाओगे तो आपको कैमरे के सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे, मतलब नर्वस हो जाओगे, बहुत मुश्किल होता है कर पाना। सही कह रहे हैं आप। और थिएटर ऐसी चीज है, आप इतने लोगों के सामने कर रहे होते हो तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होता है, आपकी झिझक हेजिटेशन खत्म हो चुकी होती है, तो कैमरे से भी फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जो हमने देखा, थिएटर वाले भी कभी कभी कैमरे के आगे हेजिटेट करने लगते हैं, नहीं कर पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, मगर फिर भी ज्यादातर के साथ ऐसा नहीं होता है, वो कर ले जाते हैं कैमरे पे। उन्होंने सीखा थोड़ा सा। हाँ, उन्होंने सीखा हुआ है। तो इसके ये तो बहुत लोग हैं जो कुछ करते नहीं, सीधे बॉम्बे चले जाते हैं। हाँ, तो वो तो फिर टाइम बर्बाद करते हैं और परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। पैसा अलग वेस्ट होता है। पैसा अलग वेस्ट होता है, पेरेंट्स का या खुद का, जो भी हो। तो रंगमंच जब आप करते उस समय के कुछ आपकी यादें हो जो आप रिहर्सल के वक्त करते थे, थोड़ा सा कुछ याद हो दर्शकों को कि कुछ यादें हैं अपने साथियों के साथ? यादें तो यही हैं कि पहले प्ले की बहुत सी यादें हैं, ऐसी खट्टी मीठी यादें कह सकते हैं, कि जैसे वही बांसुरी बजती रही में पहली बार, हम तो कुछ जानते नहीं थे, ABCD रंगमंच की या प्ले देखा तक नहीं था। अब वो रिहर्सल शुरू हुई और हमारे गुरु जी, जिनको हम कहें रतन राठौर जी, वो भी थोड़ा गुस्सैल मिजाज के हैं, सब जानते हैं उन्हें, जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। और हम उस टाइम, मेरी एज बहुत कम थी, शायद 14 या 15 साल एज रही होगी, उन्हें चाहिए भी इसी एज का था, एकदम इनोसेंट टाइप का लड़का। उनके लड़के का भी रोल था शायद? नहीं, एक्चुअली हुआ यह था, जब वो उस प्ले के हीरो का सिलेक्शन हो रहा था, तो उसमें उन्होंने एक तो मुझे बुलाया, एक उनके एक और दोस्त का लड़का था, और एक उनका खुद का लड़का था। तो 3 लोगों को बुलाया था, और तीनों से एक एक करके स्क्रिप्ट पढ़वाते थे। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चला। फिर तीसरे दिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि ना तो उनका लड़का वो कैरेक्टर करेगा, ना वो उनके दूसरा, मुझको फाइनल किया उन्होंने। फिर वो मेरी रिहर्सल शुरू हुई तीसरे दिन से, और वो चलती रही, बीच बीच में वो कई बात पे गुस्सा करें। और हम भी, अच्छा, बचपन घर में छोटे थे, लाड प्यार में पले बड़े थे, तो वो गुस्से में डांटते थे, हमें बर्दाश्त नहीं था, तो हम भी जाके घर बैठ जाते, हम जाएंगे नहीं, हम डैडी से कहते अब हम नहीं करेंगे, उनसे मना कर देना। और उधर डैडी के पास उनका फोन आया कि अरे भाई उसको भेज दो, हमने डांट दिया था, बुरा मान गया, ये वो, और उसको समझा बुझा के भेज दो। तो डैडी हमसे कहें कि अरे चले जाओ यार, तुम्हारे हमारे जैसे तो हैं, वो भी तुम्हारे पापा जैसे हैं, अगर डांट दिया तो क्या हो गया। तो फिर वही समझा बुझा के फिर हमें भेज दिया जाता था, फिर वहां रिहर्सल होती थी, फिर करते थे, फिर वो डांट दिया। फिर कुछ दिन बाद, आपको याद होगा, अपने बहुत सीनियर एक्टर संतोष गुप्ता जी, तो उस प्ले में वो भी थे, वो हीरोइन के फादर का कैरेक्टर कर रहे थे। तो वो बहुत सुलझे हुए, समझदार और थोड़ा पोलाइट नेचर के इंसान थे। तो उन्होंने, रतन अंकल ने उनको ही जिम्मेदारी दे दी, भाई तुम इसको समझा दिया करो, मुझसे तो ये मतलब वो हो जाता है, मैं डांट देता हूँ और ये बुरा मान जाता है। तो वो फिर बड़े प्यार से हमें समझा देते थे, जो भी समझाना होता था, संतोष गुप्ता जी। तो फिर वो सिलसिला चलता रहा, काफी लंबी चली उसकी रिहर्सल, अलग अलग वजहों से वो डिले होता गया। तो मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने बाद जो है शो हुआ उसका,
और ऐसा शो हुआ कि लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, और खासकर मेरी बहुत तारीफ हुई एक्टिंग की, और इंडिया टुडे जैसी मैगजीन तक मैं आया उसके बारे में। बड़ी बात होती तो जी, इंडिया टुडे में ना आ जाना। जी जी। तो अब जैसे कि हम चाहते, जैसे आजकल सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे, जो आजकल हॉल इतने महंगे हम लोगों के लिए, और जो पुराने रंगकर्मी हैं, जो बेचारे बुजुर्ग, उनको पेंशन वेंशन की कुछ मिले कुछ, और हॉल नए कलाकारों को कुछ उत्साह के लिए हॉल की कुछ आप सरकार के ऊपर कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सरकार से मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग एक ऐसी जमात से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी हम लोग संस्थाओं से बिलोंग करते हैं कि हम लोगों की कोई कमाई का कोई ठीक नहीं होता। हम लोग कितना समय देते हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं दूसरों को एंटरटेन करने में। हमारी एक्टिंग हम लोग किस लिए करते हैं? दूसरों को खुशी मिले, हंसाते हैं इसलिए कि दूसरा कोई दुखी है तो खुश हो जाए, या हमारी एक्टिंग देख के उसको एक अलग सी दुनिया में जाए, अलग सा अनुभव प्राप्त करे। तो हम लोगों के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है? हम एक्टर्स जो हैं वो बुढ़े हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कहां से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो बेचारे क्या करें? कई एक्टर ऐसे हैं मुंबई में जो आप लोग जानते ही होंगे कि जिनका जवानी में बहुत अच्छा उन्होंने कमाया, बहुत नाम रहा, पैसा रहा, सब शोहरत रही, और उनके आखिरी दिनों में वो लोग बेचारे इलाज के लिए तरस गए। इतनी बुरी हालत में वो लोग एक्सपायर हुए। हाँ, तो बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। सोचना क्या चाहिए? बिल्कुल 100% कुछ ना कुछ करना चाहिए कि एक्टर जो है उनको मतलब ऐसी हालत में उनका अंतिम दिन ना हो और वो अच्छे से जी सकें। कुछ तो करना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मगर आप दोनों में कर रहे, थिएटर भी किया, फिल्म किया, मगर आपके साथ आपके फादर सहयोग देते थे जो इस लाइन में आप गए, कि मना करते थे यार ये ना करो, अरे बिजनेस करो, कहाँ फिल्म में हीरो बनने के चक्कर है? नहीं, एक्चुअली मेरे डैडी जो थे वो खुद भी एक आर्टिस्ट थे, क्योंकि मैं एक्चुअली एक्टिंग वाला आर्टिस्ट हूँ। मतलब बॉम्बे में एक्टर को भी आर्टिस्ट ही बोला जाता है, कलाकार, ठीक है। और हमारे डैडी भी कलाकार थे, मगर वो हाथ के कलाकार थे। मैंने देखा, तो उनकी मैंने अब भी देखा, शाही वेश के नाम। जी जी, बिल्कुल, पुराने पिक्चरों के पोस्टर वहां। तो मैं तो उनके आगे अपने को कुछ भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनका बहुत नाम था। यूपी में पूरे नाम था, और बल्कि मुंबई तक में नाम था। पोस्टर जान ऐसा लगता है जीवन खड़ा हो, कलाकार की फोटो बना देते थे तुम, आपके पिताजी। ऐसा लगता था जैसे सही खड़ा हो करेक्टर। जी जी, बड़े बड़े पोस्टर। अब वो कहाँ देखने में, खाली ऐसा आजकल तो फ्लैक्स में लगा दिया, मगर अब तो कंप्यूटराइज काम होने लगा, हाथ का काम ही खत्म हो गया। सूरती नहीं रही, मगर ठीक है, मगर जो बात पहले हाथ वो लाइव हो जाते थे, वो जो बना देते थे वो लाइव टचिंग देते थे। प्राणायाम की लगता जैसे अभी उतर के आंखें बोल रही, जी जी, आंखें बोलती थी। बिल्कुल, इसमें तो प्लेन दिखता तो इतना आकर्षक नहीं है। तो हम आपने ये किया, और हम चाहते हैं कि आपने इतने नाटक भी किए, हम चाहते कुछ दर्शकों को अपनी एक्टिंग का, नाटक का कोई डायलॉग हो तो दर्शक देखना चाहे आपका। किया तो बहुत सारा काम है, मगर वही होता है कि अचानक से जहन में आ जाए आपके। एक मैंने जो प्ले किया था, जिसको डायरेक्ट किया था सुनील सिन्हा साहब ने, एनएसडी के जो डायरेक्टर हैं, माचिस फिल्म में भी थे वो। तो उनका ही एक, उन्होंने जो प्ले डायरेक्ट किया था उसमें भी इत्तेफाक से मैंने लीड रोल ही किया था। इडिपस, उस प्ले का नाम था शहंशाह इडिपस। तो उसका मैं सोचता हूँ एक डायलॉग, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस प्ले भी है, पूरे वर्ल्ड में उस प्ले को जाना जाता है, तो उसका ही मैं कोशिश करता हूँ एक डायलॉग बोलने की। क्या यह जरूरी है कि शाही खानदान के लोग एक दूसरे पर रश करें? क्या हमारा बेहतरीन और काबिल यकीन दोस्त क्रियॉन हम पर छुपकर वार कर रहा है? क्या वो इस आंख के अंधे और नाम के नैन सुख के साथ साजिश में शरीक होकर हमारे तख्त को हासिल करना चाहता है? उस वक्त तुम्हारा इल्म नजूम, वो तुम्हारी परिंदों के परवाज से तकदीरों का हाल बताने की ताकत, वो खूबी कहां थी जब उस जादूगरनी साहिरा ने हमारे ऊपर आफत ला रखी थी? उस वक्त क्यों इस बड़ी बड़ी बात करने वाली जुबान पर ताले पड़े हुए थे? उस वक्त हम आए, हम एडिपस, जिसके नाम का डंका चार आलम में बज रहा है। हमने उन मुश्किल पहेलियों का हल दरियाफ्त किया, और
तुम हमारे ही खिलाफ साजिश कर कर हमारे तख्त को हासिल करना चाहते हो? ले जाओ इसे और बंद कर दो सलाखों के पीछे। बहुत सही, बहुत अच्छा लगा। इतने पुरानी यादें आ गई, ताजा हो गई। तो आप हमारे और कुछ दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे इस शो के माध्यम से? दिल की कोई ख्वाहिश हो कह। देखिए, ये मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो ये सभी जानते हैं कि बहुत ही हर किसी के लिए बहुत ही खराब समय चल रहा है, बहुत ही, क्योंकि कोरोना काल जिसको बोलते हैं, कहते हैं कोरोना बीमारी फैली हुई है, हर कोई मास्क लगा के घूम रहा है, हर किसी को प्रिकॉशन लेने हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर कोई प्रिकॉशन ले, बहुत जरूरी है। हर कोई कह रहा है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं भी एक बार फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि हालांकि हम लोग अभी मास्क नहीं लगाए, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं क्योंकि हम अभी सैनिटाइज करके सब बैठे हैं, पूरा रूम सैनिटाइज किया हुआ है ये, तो हम लोग इस तरह, और इंटरव्यू देना था तो मास्क हटाना भी जरूरी था, अभी मैंने हटाया मास्क। और तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हर कोई प्रिकॉशन ले, मास्क लगाए, कहीं भी जाए पब्लिक प्लेस में सैनिटाइज करे हाथों को, और बहुत ध्यान दे, घर का बना हुआ खाना खाए, कोशिश करे कि बाहर की चीजें ना खाए, और जो भी बाहर से लाए उसको अच्छे से पका के खाए, या फल हैं तो उनको अच्छे से धो के खाए। तो बुरा वक्त चल रहा है, बहुत से बिजनेस एकदम बंदी की कगार पे आ गए हैं। मैं एक्टिंग फील्ड में हूं, मुंबई में था, मैं अभी आया हुआ हूं इधर कानपुर, तो वहां फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा। कितने लोग का आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा, कई एक्टर्स ने तो सुसाइड तक किया है, और कुछ ने तो इसी वजह से किया। हालांकि सबने कोरोना की वजह से नहीं किया, लेकिन कुछ ने, कुछ की पीछे वजह यही है कि उनके हालात इतने बिगड़ गए हैं, पैसा नहीं है उनके पास, घर का किराया देने को नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं लोगों के। तो मैं यही चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये कोरोना की महामारी और ये जो भी बीमारी संक्रमण है, इससे पूरी तरह से हमारा, कम से कम सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे, इस बीमारी जूझ रहा है, इसको छुटकारा मिले, ये हट जाए पूरे विश्व से ये बीमारी। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और आप सभी बहुत ही स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और अपनी और अपनों की देखभाल करें, और अपने पड़ोसियों की भी हो सके तो देखभाल करें। यही मेरी आप दर्शकों से विनती है हाथ जोड़कर। और देखिए, इंसानियत ही, एक बात और कहना चाहूंगा कि इंसानियत ही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि कोई भी, ये आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, मैं रेफरेंस देना चाहूंगा उस फिल्म का, मेरे ख्याल से पीके फिल्म थी वो, आमिर खान की। तो आप लोगों को सबको वो सीन याद होगा, उसमें एक आमिर खान साहब एक पैदा हुए बच्चे को ला के रखते हैं सामने, पादरी होते हैं, मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं, और गुरुद्वारे के जो होते हैं साहब, महंत कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी होते हैं। तो उन सबके सामने वो पैदा हुए बच्चे को ला के रखता है, और उनसे कहता है कि भाई बताओ इसको देख के कि किस धर्म का बच्चा है। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बता पाता कि वो किस धर्म का बच्चा है, क्योंकि ऊपर वाला कोई मोहर लगा के नहीं बेचता है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, कौन है, कोई मोहर नहीं होती किसी पैदा हुए बच्चे पे। इट मीन्स कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान पैदा होता है बच्चा, किसी धर्म को लेकर पैदा नहीं होता है। धर्म तो जिस परिवार में गया उसको मानने लगता है। और अगर वही मान लीजिए आप अपने बच्चे को किसी दूसरे धर्म के यहाँ भेज दें, या आप दान दे दें, कुछ भी कर दें, तो वहां के रीति रिवाज और धर्म को फॉलो करने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा और सीख जाएगा। तो पैदाइशी देखा जाए तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आप हर किसी इंसान को बिना धर्म, जात पात ये देखे हुए, चाहे वो पड़ोसी किसी भी जात का हो, धर्म का हो, आप उसकी जो भी हेल्प हो सकती है वो करें, जो भी आपके बस में हो वो करें। और अपनी तो करें और अपनों की करें, अपने रिश्तेदारों की करें। इसके अलावा समाज में भी आपके जो लोग अड़ोस पड़ोस में उनकी भी हेल्प करें, बिना ये देखे कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, ये देखें। बस यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। और खुश रहें और सबको खुश रखें, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में, क्योंकि खुशी से ही ये जिंदगी चलती है। गुस्से से या किसी से नफरत से, ईर्ष्या करके ये जिंदगी नहीं चलती। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला जो है वो, उसके तमाम बीमारियां हो जाती हैं। सही कह रहे हैं।
और एक्सरसाइज में भी एक है कि लोग पार्कों में आप देखा होगा, लोग हंसते हैं, जबरदस्ती की हंसी हंसते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका स्वस्थ रहें, उनका वो हार्मोन डेवलप हो, वो एक्टिव हो जाए जो इंसान को हंसने से स्वस्थ रखता है। ना कि ईर्ष्या करने से कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता कि कोई हार्मोन अच्छा आपका डेवलप हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं कहता है। इसलिए किसी से ईर्ष्या ना करें, हर किसी से प्रेम करें, हर किसी से आप अच्छे से मिलें, अच्छे से बात करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। बहुत जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस शो मस्ट गो ऑन में आए। मैं एक छोटी सी भेंट है जो आपको देना चाहता हूँ। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।